प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा तथा इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं अपने हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा तथा याद करिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत कौशानी नामक गांव में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत और माता का नाम श्रीमती देवी था। बचपन में उनका नाम गुसाई दत्त पंत था। ये परीक्षा में आया है किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से प्राप्त करने के पश्चात अपने मझले भाई के साथ बनारस आकर जय नारायण विद्यालय में से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा हेतु सन 1919 ईस्वी में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1921 ईस्वी में कॉलेज छोड़ दिया। कविता में उनकी रुचि बाल्यकाल से ही थी। सन 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और तत्पश्चात इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का कुशल संपादन किया। सन 1942 ईस्वी के पश्चात उन्होंने महायोगी एवं दार्शनिक श्री अरविंद के दर्शन किए और उनसे प्रभावित होकर अपनी रचनाओं में उनके दर्शन को अभिव्यक्त किया। सन 1950 से 1957 ईस्वी तक वे आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। उन्होंने अविवाहित रहकर अपना संपूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें कला और बूढ़ा चाँद नामक कृति पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या कला और बूढ़ा चाँद पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। माँ भारती का यह सपूत 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को सदैव के लिए विदा हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। यह इनके संबंध में विश्वविख्यात है। प्रकृति में उन्होंने सौंदर्य, दिव्यता और अज्ञेय शक्ति के दर्शन किए थे। धीरे धीरे उनके काव्य में दार्शनिक पुट आ गया, समावेश हो गया। उनके पास सशक्त भाव, अभिव्यक्ति, विपुल शब्द संपदा एवं सार्थक शिल्प विधान था। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी सब भी कुछ लिखा, परंतु उन्हें अच्छे कीर्ति काव्य के द्वारा ही प्राप्त हुई। जो यश है, कीर्ति है, उपलब्धि है, वह काव्य के द्वारा प्राप्त हुई, जबकि गद्य की विधाओं पर भी उन्होंने लेखन कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। रचनाएं आप लोग ध्यान से देखेंगे। बीड़ा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किला, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, पुरुषोत्तम, राम, पतझर, गीतहंस, गीत पर्व, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, हार इनका उपन्यास है। 60 वर्ष, एक रेखांकन, ये आत्मकथा है। 5 कहानियाँ, ये कहानी के संग्रह है। मधुज्ज्वल, उमर खय्याम की रुबाइयों का हिंदी। पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता अनेक मोड़ों को पार करती हुई युग के अनुकूल निरंतर प्रगतिशील रही। वे प्रकृति से लेकर ईश्वर, मानव तथा संसार के विभिन्न क्षेत्रों में झांक आए। उनकी विचारधारा स्वतंत्र है और इसी के अनुसार उन्होंने ईश्वर, जीव, सुख दुख की मीमांसा, प्रकृति,
रहस्यवाद, समाज, देश आदि अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपने बाल्यकाल से ही प्रकृति के सुरम्य प्रांगण में क्रीड़ा करने के कारण प्रकृति तथा पंत दोनों एक रूप हो गए। कविता करने की प्रेरणा उन्हें प्रकृति निरीक्षण से ही मिली। उनकी प्रत्येक प्रकार की रचना में उनके प्रकृति प्रेम का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। वह प्रकृति को स्वयं से अलग सजीव सत्ता रखने वाली सुकुमार तथा सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कहीं कहीं तो पंत प्रकृति में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें प्रकृति मानव व्यापार करते हुए दिखाई पड़ने लगती है। उन्हें गंगा की शांत धारा लेटी हुई सुंदरी के रूप में दिखती है। इसका बड़ा ही सुंदर मानकीकरण पंत जी के द्वारा किया गया है। जैसे सैकत सैया पर दुग्धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्लांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख के दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलंबर। इसके बाद प्रकृति वर्णन देखें। प्रकृति के सुकुमार कवि है ये हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों आलंबन उद्दीपन का इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। फिर देश प्रेम की भावना भी इनके काव्यों में देखने को मिलती है। पंत के काव्यों में लौकिक प्रेम की अभ्यंजना भी पूर्ण रूप से हुई है। संयोग की अपेक्षा उन्हें वियोग अत्यधिक प्रिय है। कविता का जन्म वियोग से ही मानते हैं। वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान, चुपचाप नैनों से उमड़ कर वही होगी कविता अनजान। इसके बाद रस वर्णन है। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया अपने रचनाओं में। फिर भाषा है। पंत जी की भाषा कोमलकांत पदावली युक्त खड़ी बोली है। कुछ शब्दों का प्रयोग इन्होंने मनमाने ढंग से स्वतंत्रतापूर्वक किया है। लिंग का निर्णय ये प्रायः शब्द के अर्थ के अनुसार करते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है, पर उनके कारण भाषा का सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। उनके काव्य में मधुर और गंभीर दोनों प्रकार के भाषा के दर्शन होते हैं। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि तो है ही, वे ललित भाषा में अपनी जोड़ीदार नहीं रखते, यानी कोई इनकी बराबरी करने वाला नहीं है। वे गंगा की लहरों के विषय में कोमल कल्पना करते हुए कहते हैं, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। शैली पंत जी की शैली अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला के कवियों से प्रभावित गीतात्मक मुक्तक रही है। ये इनके लिए सर्वथा नवीन है। संगीतात्मक सरसता, मधुरता तथा व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता, लाक्षणिकता, बिंब विधान, प्रतीकात्मकता तथा नवीन अलंकार प्रयोग, आज छायावादी शैली की समस्त विशेषताएं इनके काव्य में पाई जाती है। अलंकार पंत जी ने स्थान स्थान पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, ध्वनि चित्रण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और छंद पंत जी की कविता में तुकांत तथा अतुकांत दोनों ही प्रकार के छंद पाए जाते हैं। लय प्रधान छंद में स्वाभाविक वेग, प्रवाह तथा गति है। हिंदी साहित्य में स्थान, भाषा, भाव और कल्पना सभी दृष्टियों से पंत जी छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के उन्नायक कवि होते हुए भी अतीन्द्रिय और अलौकिक हैं। इसीलिए आधुनिक काल के छायावादी कवियों में उनका स्थान है। प्रगतिवादी होते हुए भी अध्यात्म काव्य धारा के वे अकेले कवि हैं। प्रकृति के तो वे कुशल चित्रकार हैं। भाव, कल्पना एवं चिंतन के त्रिवेणी बहाने वाले आधुनिक साहित्य के शीर्षस्थ कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ करके सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। और इसके बाद हम लोग कल इनकी रचना नौका विहार के विषय में पढ़ेंगे। नौका विहार कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन है, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से समझ करके कॉपी में उसका भाव लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।